सासू माँ शारदा झूले में बैठकर चकोड़ी खा रही होती है। वहाँ एक नौकरानी के हाथ में पंखा, दूसरे के हाथ में पानी का बोतल और तीसरी नौकरानी वहाँ चिप्स का पैकेट लेके खड़ी होती है। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ पर आते हैं और शारदा को देखकर कहने लगते हैं, शारदा, बाहर ठंडी हवा चल रही है, फिर भी पंखा जलवा रही हो, ये दिखावा नहीं है। दिमाग में आपका सिर्फ जलन ही है। बाप रे बाप, जब देखो कुछ न कुछ कहते ही रहते हो। वो बात नहीं है शारदा, ऐसा दिखावट की क्या जरूरत है, तुम ही बताओ। हम जमीन पे रहते हैं, आसमान में नहीं। इससे पहले कि अपने पति के सवाल का वो जवाब देती, तभी सरकारी लॉयर अनामिका और पुलिस ऑफिसर अमृता वहाँ आ जाती है। शारदा जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है। शारदा की बड़ी बहू लॉयर अनामिका का वो बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, पर छोटी बहू इंस्पेक्टर अमृता का वो बहुत ख्याल रखती थी। पुलिस बहू रानी अमृता, आई हो खाली हाथ, लेकिन कुछ न कुछ लेके जरूर जाना। ठीक है सासू माँ, बाय। ऐसा कह के पुलिस बहुरानी वहाँ से चली जाती है। फिर लॉयर बहुरानी आती है और सासू माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेती है, पर सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखना, जाओ जाओ। ऐसा कहकर फिर वो झूला झूलने लगती है। ये देखकर प्रसाद भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह दिन निकल गया। फिर रात उतर आई। लॉयर बहुरानी अनामिका घर लौट आती है। क्या बड़ी बहू रानी, तुम कुछ अलग अलग दिख रही हो। मैं मर भी जाऊँ तो कुछ अलग नहीं दिखेगा माँ जी। ठीक उसी वक्त पुलिस बहुरानी अमृता घर लौट आती है और 2 पैसों का बंडल सासू माँ के हाथ में जाके देती है। ये देखकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह करप्शन में पुलिस बहुरानी अमृता हर दिन पैसे कमाती थी और सासू माँ शारदा को देती थी। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह करीबन 6 बजे शारदा और प्रसाद बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अलार्म की घंटी बजती है। शारदा के सर के बगल वाले टेबल पे ट्रिंग ट्रिंग करने लगता है तो शारदा की आंखें अचानक से खुल जाती है। वो जल्दी से अलार्म को बंद करती है। फिर नींद में धीरे धीरे प्रसाद कहने लगते हैं, अरे शारदा, ये अलार्म क्यों लगाया था? इतनी गहरी नींद में थे, अच्छा सपना देख रहे थे, बाज गिरने की तरह आवाज होने लगी। वैसे किस बात का गम है तुम्हें, नींद खराब होने के लिए या सपना खराब होने के लिए? नींद में क्या रखा है शारदा, अभी नहीं तो दोपहर में सो लूंगा। पर सपने में श्रीदेवी आई थी, पूरा कचड़ा कर दिया। तुम्हें अकल ही नहीं है? नहीं तो तुमसे क्यों शादी करता बताओ? नहीं तो क्या जाके श्रीदेवी से शादी करते? मेरा तो एक तरफा प्यार था, वो कैसे बताता। क्यों, डर गए क्या? डर नहीं, सम्मान था। अब मेरी उतनी हैसियत कहाँ उसे पाने की। हैसियत के मुताबिक ही तो मिलता है, वही मुझे भी मिला और जिंदगी में तुम आ गई। मतलब मोटे को मोटा और नाटे को नाटा। हो गया। अगली बार से ना ही उसका कोई विवरण देना और ना ही उसका नाम लेना। मुझे नफरत है, नफरत। इतनी हिम्मत, चाहे बड़ी लॉयर क्यों ना हो, मेरे मुंह पे आके मुक्का मारेगी। क्या वो तुम्हें मुक्के दी? मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। ऐसा कह के प्रसाद हंसते हैं। फिर शारदा बिना कुछ कह के वहाँ से किचन में चली जाती है और गर्मा गर्म बेड कॉफी बनाती है। बिल्कुल उसी वक्त अनामिका किचन में आती है और देखती है कि सासू माँ कॉफी बना रही है। सासू माँ, क्या आज मुझे आप अपने हाथों से बेड कॉफी बना के देंगी, जैसे आप रोज अमृता को दिया करती है? बड़ी बहू, अमृता पुलिस की नौकरी करती है, अपने दोनों हाथों से कमाती है, पर तुम वो 4 टके की लॉयर की नौकरी करती है। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है क्या? इतनी कमाती है, इसीलिए छोटी बहू को सासू माँ के हाथ का बेड कॉफी मिलता है और तनख्वाह के कारण ही बड़ी बहू को नहीं मिलती। सासू माँ, ऐसे करप्शन के पैसे, काले धन के पैसे कभी भी घर में एक्सीडेंट ला सकता है। सुनो लॉयर बहुरानी, तुम्हारी ये बातों के लिए लाइक कमेंट मिल सकते हैं, पर पैसे नहीं। पर छोटी बहुरानी पैसों के साथ साथ खुशी भी ले आती है। सासू माँ जब ऐसी बातें कही रही थी, बीच में बड़ी बहू अनामिका घुस के कहने लगती है, खुशी के साथ साथ हथकड़ी भी आ सकता है सासू माँ। कभी तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती है क्या? जब देखो तो गंदी बातें करती हो। तुम्हारा मुंह है कि क्या है? लॉयर की जुबान हमेशा सच कहता है सासू माँ। अच्छा बर्ताव, अच्छी बातें हमेशा कड़वी लगती है सासू माँ। यही सारी चीजें सीढ़ी बन के आपको जिंदगी की ऊंचाइयों तक
पहुंच जाती है सासू माँ। हाँ, उसी सीढ़ी से धीरे धीरे तुम चढ़ो बहू रानी। ऐसा कह के बेड कॉफी बना के वो पुलिस बहू रानी अमृता के पास ले जाती है और बिल्कुल सो रही अमृता के नाक के पास ले जाती है। उसकी महक से अमृता की नींद खुल जाती है। सास बहू एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहती है और बात करने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सासू माँ शारदा छोटी बहू रानी के दिए हुए पैसे से एक जमीन खरीदती है और अपने नाम में रजिस्टर करवा लेती है। एक दिन पुलिस बहू रानी वो कागजात देखती है। वो सीधा जाके एक केस करती है सासू माँ शारदा के खिलाफ कि सासू माँ ने उसे ठगा है और इस तरह से उसे कटघरे में खड़ा कर देती है। देखिए शारदा, क्या आपके तरफ से कोई लॉयर है? मैं हूँ जज साहब। पहले मैं इस केस के लिए इंस्पेक्टर अमृता से इस केस से जुड़े कुछ सवाल करना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। ऐसे कहने पे इंस्पेक्टर अमृता आके कटघरे में खड़ी होती है। अमृता मैडम, आपने यहाँ पे अपनी सासू माँ के खिलाफ चीटिंग का केस दर्ज करवाई है। कह सकती हैं आप कि कैसे उन्होंने चीटिंग किया है? जज साहब, मैंने जो पैसे दिए थे उन्हें कहा था बचाने के लिए, पर उन पैसों से उन्होंने अपने नाम पे एक जमीन खरीद ली और ये बात मुझे बताई तक नहीं। मुझे पता चला कि आप रिसेंटली नौकरी ज्वाइन की है, तो इतने पैसे आप अपनी सासू माँ को कहाँ से ला कर दी? मतलब आप जवाब देने में इतनी हिचकिचा क्यों रही है? इसका मतलब है कि ये पैसे आपने सही रास्ते से नहीं कमाए हैं। अनामिका के ये सवाल पूछने पे अमृता और शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब क्योंकि 2 नंबरी पैसे से उस जमीन को खरीदा गया था, इसीलिए कोर्ट आदेश देता है कि उस जमीन को सरकार के हवाले कर देने के लिए। जमीन को सरकार के हवाले करके दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इसी तरह 2 साल निकल जाते हैं। शारदा और अमृता दोनों जेल से छूट के बाहर आती हैं। शारदा आके अनामिका को गले लगाती है और उसके सर पे चूमती है। अमृता अनामिका से सॉरी कहती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। मध्य रात्रि था। गर्भवती अनामिका अकेले पैदल चली जा रही थी और इधर उधर चारों तरफ देख रही थी। सड़क में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। एक इंसान नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगी। वो चारों तरफ मुड़ मुड़ के देखती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मैं उपवास रख के आपकी कितनी बार पूजा की हूँ। अब आपका कर्तव्य है मेरा सहायता करना। इस तरह सोचते हुए वो रास्ते से आगे बढ़े जा रही थी। इतनी देर से मैं चली जा रही हूँ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मुझे प्यास लगी है। मुझे भूख लगी है। मेरे पेट के अंदर के संतान को दवाइयों की जरूरत है। पर मेरी सासू माँ शारदा, मेरे पति रमेश मेरा भरोसा तोड़ के आज बीच रात में मुझे घर से बाहर निकलने में मजबूर कर दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं गर्भवती हूँ। कौन मेरा ख्याल रखेगा? इस तरह सोचते हुए अनामिका थोड़ी दूर जाती है। फिर उसे सड़क पे एक डस्टबिन दिखता है। उसे लगता है उस डस्टबिन में उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए, इसीलिए वो डस्टबिन खंगालने लगती है। पर वहाँ पे उसे सिर्फ कचरा ही दिखता है। खाने के लिए उसे कुछ नहीं मिलता। डस्टबिन को खंगालने के बाद वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी। शरीर में ताकत नहीं थी। फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए अनामिका आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर में उसे एक बोरिंग पंप दिखता है। हाय रे, बोरिंग पंप दिखा है। यहाँ अपनी प्यास बुझा सकती हूँ। ये आशा लेकर वो हैंड पंप के पास जाती है। वो पंप चलाती है, पर उस पंप से थोड़ा भी पानी नहीं निकलता। 10 मिनट तक लगातार अनामिका उस पंप को चलाते रहती है। फिर उसे समझ में आता है कि ये पंप खराब हो गया है। ये देखकर अनामिका रोने लगती है। अब उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़ के जाए। थोड़ी दूर में ही उसे एक बस स्टैंड नजर आता है। हिम्मत जुटाते हुए कैसे भी अनामिका वहां तक पहुंचती है। इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकती, चाहे मैं भूख और प्यास से मरी क्यों ना जाऊं। आज रात के लिए मुझे यहीं पे रहना होगा। ऐसा कह के सीमेंट के बेंच पे ही वो लेट जाती है। भूखी प्यासी होने के बावजूद उसका शरीर इतना थका हुआ था कि वो वहीं पे लेट के सो जाती है। अगले दिन अनामिका की आंखें तब खुलती है जब उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है। बहुत मुश्किल से उठ के वो बैठती है। तभी उसके पास सब इंस्पेक्टर संध्या आती है। वो अनामिका को पहचान लेती है। अनामिका की ऐसी परिस्थिति देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अनामिका, तुम यहाँ क्यों हो? ऐसे ही संध्या की बातें सुन के अनामिका उसे ध्यान से देखने लगती है।
थकावट के कारण पहचान नहीं पा रही थी, पर तुरंत उसे संध्या जी याद आ जाती है। जब संध्या जी ने कुछ ऐसी बातें बताई, तभी दुखी होकर अनामिका कहने लगी, संध्या, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है। अनामिका की बातें सुन के ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना वो सीधा पुलिस कार में बैठा के उसे घर ले जाती है। उसे वॉशरूम भेजकर वो कहती है, पहले तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। ऐसा कह के वो अनामिका को वॉशरूम में भेज देती है और फिर संध्या किचन में चली जाती है। 10 मिनट बाद अनामिका फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पे आके बैठती है। गर्मा गर्म उपमा बना के संध्या लेकर आती है। संध्या को देखकर अनामिका कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, आज मेरे बुरे वक्त में तुम आके मेरे पास खड़ी हुई हो। हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले गर्मा गर्म उपमा खाओ। मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो आके तुम्हें इलाज करके दवा देगी। दवाइयाँ खा के तुम आराम करना। मैं रात को ड्यूटी खत्म करके जब घर लौटूंगी तब मैं तुमसे बैठ के पूरी बात जानूंगी। ठीक है संध्या। ऐसा कह के अनामिका उपमा खाने लगती है। ऐसा संध्या फोन करके लेडी डॉक्टर गौरी को बुलाती है। फिर 10 मिनट में डॉक्टर गौरी वहाँ पहुँच जाती है। अनामिका को हॉल में सोफे पे बैठा के जांच करती है। फिर उसे क्या करना है नहीं करना है सब कुछ समझा के वहाँ से वो चली जाती है। संध्या ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर कर देती है। 15 मिनट के अंदर दवाइयाँ आ जाती है। अनामिका को वो देती है। फिर पुलिस की गाड़ी में बैठ के वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। उधर रमेश अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढता है और बहुत परेशान हो जाता है। फिर दरवाजे पे खड़ी शारदा के पास वो आता है। अनामिका कहीं नहीं नजर आ रही है, ये बात वो अपनी माँ से कहता है। शारदा कहती है जब वो बाहर भी नहीं है, हो सकता है वो घर छोड़ के भाग गई है। ये सोच सोच के वो बहुत खुश होती है कि चलो उसके जाने से अब गरीबी चला जाएगा। उस दिन रात के वक्त एसआई संध्या अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट आती है। विश्राम करते करते वो अनामिका से बातचीत करती है और उसके समस्याओं के बारे में जानकारी लेती है। शारदा और रमेश के खिलाफ केस करने को कहती है। उनका अच्छे से काउंसलिंग किया जाएगा, तब जाके शारदा और रमेश अनामिका का देखभाल भी करेंगे। अनामिका इस बात पे तैयार हो जाती है। वो केस करती है। फिर संध्या पुलिस जीप लेकर शारदा के घर जाती है। एसआई संध्या को देखकर तो शारदा घबरा जाती है। वो अपने बेटे को बुलाती है। वो बेडरूम से हॉल में आता है। एसआई संध्या माँ और बेटे दोनों को हथकड़ी पहना के पुलिस जीप से पुलिस स्टेशन ले जाती है। उन्हें लॉकअप में डाल देती है। फिर बड़ी सी छड़ी लेके उन दोनों की बहुत पिटाई करती है। इतनी धुनाई होती है कि शारदा और रमेश बहुत चिल्लाते हैं। उसी दौरान अनामिका को उधर लेबर पेन शुरू हो जाता है। अनामिका एसआई संध्या को फोन करती है। तुरंत संध्या डॉक्टर गौरी को फोन करके पूरी बात बताती है। डॉक्टर गौरी एम्बुलेंस लेके सीधा अनामिका के घर पे जाती है। पुलिस स्टेशन में हाथ में डंडा लेके संध्या, शारदा जी, हम अपने आप के ही दुश्मन हैं, कोई और नहीं। कन्या संतान नहीं चाहिए, इस वजह से आप जबरदस्ती अपनी बहू का अबॉर्शन कराना चाहती थी, जिस वजह से वो घर छोड़ के भाग गई। अगर आपकी माँ भी ऐसा ही सोचती आपके बारे में, आपका क्या होता बताइए। ये सुन के शारदा अपना सर झुका लेती है। एक बात कहूँ शारदा जी आपसे, बेटियाँ अपने माँ बाप के साथ साथ सास ससुर और बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती है। ऐसे कई बेटे हैं जो प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को मारते पीटते हैं। इस मामले में तो बेटी बहुएं अच्छी है ना। इस तरह से एसआई संध्या ने लड़कियों के जन्म मृत्यु के बारे में ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। सुन के शारदा की आंखें भर आई। तुम मेरे से छोटी होने के बावजूद आज तुमने लड़कियों के बारे में कहकर मेरी आंखें खोल दी संध्या। अब मैं कुछ कहकर आपको छोटा नहीं करना चाहती। आज से तुम मेरी बेटी हो। पता नहीं मेरी बहू अभी कहाँ है। जब वो ऐसा पूछ ही रही थी तभी संध्या का फोन बजता है। डॉक्टर गौरी बताती है अनामिका कन्या संतान को जन्म दी है। संध्या ये बात शारदा और रमेश को बताती है। वो खुश होके एक साथ मिलकर अस्पताल जाते हैं। सासू माँ शारदा अनामिका को देखती है और अपनी पोती को गोद उठा के उसे चूमती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। शारदा अनामिका और अपनी पोती को घर ले आती है। तब से सासू माँ और बहू रानी बहुत गर्वित महसूस करती है उस नन्ही परी की मुस्कान देखकर जो घर में खुशियाँ ले आई थी।